अभी भी आप पेपर 2 की स्ट्रेटजी को फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो गारंटीड है ये कि आपका पेपर 2 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप काफी अच्छे से पेपर 2 लिख के आएंगे और एक हेल्दी स्कोर हम कहेंगे कि 90 to 100 स्कोर तक आप अचीव कर सकते हैं पेपर 2 में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन, एग्जाम कंसल्टेंट एट एवीकेएस एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर पेपर 2 की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी जैसे कि जनवरी आपका मिड समझिए, जनवरी मिड चल रहा है या मिड, और अगस्त में आपका एग्जाम है। आप अभी तक आपने क्या किया वो भूल जाइए। अभी तक मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, या और कर रहे हैं तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सबसे अच्छी बात है कि अभी से पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी आप पेपर 2 की स्ट्रेटजी को फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो गारंटीड है ये कि आपका पेपर 2 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप काफी अच्छे से पेपर 2 लिख के आएंगे और एक हेल्दी स्कोर हम कहेंगे कि 90 to 100 स्कोर तक आप अचीव कर सकते हैं पेपर 2 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम पेपर 2 अपना क्रैक कर सकते हैं या इतना स्कोर हम अचीव कर सकते हैं 90 to 100 तक। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों मीडियम के लिए यूजफुल है ये वीडियो। तो जिनके अंदर पेशेंस है वो वीडियो पूरी देखिए, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 200 मार्क्स का रहेगा आपका और 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स में आपको करना होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपके टोटल 6 एस्से आएंगे जिसमें से 4 एस्से आपको लिखने हैं। आर्ग्यूमेंट में कोई चॉइस नहीं मिलेगी। एस्से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं जो कि 300 वर्ड्स का रहेगा। 20 मार्क्स का ईच एस्से रहेगा और 3 पेजेस इसके लिए आपको मिलेंगे। आर्ग्यूमेंट की बात करें तो 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे, कोई चॉइस नहीं है, दोनों इंग्लिश में लिखने हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा, वर्ड्स इसमें मेंशन नहीं करते वो, लेकिन आपको 20 मार्क्स है तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स ही हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको 3 पेजेस मिलेंगे। तीसरा, रिपोर्ट रहेंगी, 2 रिपोर्ट रहेंगी। उसमें आपको ये 200 वर्ड्स में लिखनी होती है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। इंग्लिश में लिखनी है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो। फिर प्रीसाइज रहता है आपका 15 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन रहता है 20 मार्क्स का, ग्रामर रहती है 25 मार्क्स की। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो आपको 18 मिनट मिलेगी 20 मार्क्स के लिए। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके पेपर 2 के लिए। सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए उस टॉपिक पे लिखने के लिए। दूसरा, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें, 18 मिनट में ही 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज क्या है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है पेपर 2 के साथ वो है कि टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स और पेपर रह जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा देखा है मैंने, मेरे कुछ कलीग्स भी थे, मेरे कुछ फ्रेंड भी थे, पेपर 1 में 140 150 स्कोर कर पा रहे हैं, पेपर 2 कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। इवन एस्से आर्ग्यूमेंट छूट जा रहा है, तो 20 नंबर का वहां पे लॉस कर दिया आपने। तो ऐसा लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते आज के कंपटीशन में, तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज आपको ग्रामर पार्ट में या किसी पार्ट में आती नहीं तो अलग बात है, लेकिन आपको आती है और फिर भी छूट जा रहा है तो आप इस लॉस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर आप कहीं ना कहीं रेस में बाहर हो जा रहे हैं। और आपको कोई चीज आती नहीं, ऐसा होगा नहीं अगर आप इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो टिप्स आपको दी जा रही है वो फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको चीज आती होंगी। बस आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो ये सब्जेक्ट मैटर आएगा कहां से सर?
सब्जेक्ट मैटर को सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्से की। एस्से, आपके जो एस्से रहते हैं वो जर्नलाइज्ड एस्से रहते हैं। जर्नलाइज्ड कैसे कि उस एस्से पे कोई भी इंसान कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको वहां भी कुछ भी नहीं, यूपीएससी स्पेसिफिक ही लिख के आना है। वो आपको कहां से मिलेगा? जो कंटेंट है, पेपर 2 की हमारी बुक भी मिलेगी, जो कि अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में पब्लिश होगी। उससे पहले आप क्या है कि जो न्यूज़पेपर है उन आर्टिकल्स से वो नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं, इंटरनेट से वो नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं, किसी मैगजीन से, आप अगर कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो उनसे वो कंटेंट ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो नोट करनी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कि सबसे पहले पैटर्न पे फोकस कीजिए। पैटर्न में आप क्या पाएंगे कि आपको जो डायमेंशन स्पेसिफिक एसेज आपको आते हैं, कि इन्वायरमेंट से एक एसे आ रहा है, मुझे इकोनॉमी से एक एसे आ रहा है, सोसाइटी बेस्ड इशू पे एक एसे आ रहा है, तो अपने आसपास के जो ये टॉपिक्स हैं, जो इन पे आपको एक नजर रखनी है, वो न्यूज़पेपर की सहायता से या किसी वीडियो की सहायता से, या आपका कोई भी मीडियम हो सकता है उस नॉलेज को ग्रैब करने का, सब्जेक्ट मैटर को ग्रैब करने का। पेपर 1 इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। वो कैसे सर? जैसे कि मैं आपको आज एक एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा कि पेपर 1 में जो आप पढ़ोगे ना, पॉलिटी स्पेशली, वो आप अपने एसेज में कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं जो आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करते हो, वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज मिलिट्री की। और कुछ ऐसे कंटेंट है हिस्टोरिकल भी, आप हिस्ट्री के भी, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप कुछ टॉपिक्स हैं जो एसे में यूज कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स एंशिएंट का भी। जो पेपर 1 की आपकी कंप्लीट नॉलेज होगी ना इकोनॉमी बेस्ड, वो पेपर 2 में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो पेपर 1 के लिए तो नहीं है। पेपर 1 के लिए आपको अपना सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग करना है, जो बेसिक बुक्स हैं वो रेफर करनी है, उसके लिए वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको बुक से रिलेटेड या कोई डाउट है तो किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए, आपको वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी उसमें, ठीक है। तो आज एग्जांपल की सहायता से हम देखेंगे कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर के रूप में। तो ये तो बात होगी सबसे कि आपको सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करना है। उनके सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। टाइम आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख के देखने हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को, वो लिख ही नहीं पा रहे हैं, हाथ ही नहीं चल रहा है। हाथ मतलब 2 लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं, माइंड में है लाइन लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। पहले पॉज लीजिए, 3 मिनट का, 5 मिनट का, सोचिए उस टॉपिक के बारे में, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं या रिकॉल मेमोरी भी बोल सकते हो आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए उस टॉपिक के बारे में, जैसे सोशल मीडिया है, उसके बेनिफिट्स और लॉसेस आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूं मैं, एग्जाम की बात नहीं कर रहा। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा, एग्जाम में सोचने के लिए 2 ही मिनट मिलेंगे, 16 मिनट में पेपर लिखना है, ऐसे लिख देना है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये। 1 डे में अगर ऐसा हो सकता तो जो भी एग्जाम में बैठता वो सब क्लियर करके आते, और इतनी तो वैकेंसी ही नहीं होती। तो कुछ स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस में प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी वैसे ही करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपको उस टॉपिक पे। कोई भी अगर हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस पे कोई जनरलाइज टॉपिक आया तो उस पे आप सोच सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में फॉर एंड अगेंस्ट आप सोच सकते हैं कि इसके फेवर में ये पॉइंट हो सकते हैं, इसके फेवर में ये अगेंस्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी न्यूज में रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फॉर में हो सकता है कि आर्टिकल 19 हमें उसकी पावर देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये पॉइंट आप फेवर में लिख सकते हो। इसका अगेंस्ट भी है। अगर आपने आर्टिकल 19 को ध्यान से पढ़ा होगा तो आर्टिकल 19 का जो 2 पार्ट है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है उन्हीं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और 8 ऐसी कंडीशंस वो बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिनके बेसिस पे आप वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो मींस ये पेपर 1 की नॉलेज है। ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस नॉलेज को आप यूज कर सकते हो आर्ग्यूमेंट में या एस्से के टॉपिक पे, जो भी गिवन टॉपिक है।
वीडियो के लास्ट में इन शॉर्ट में हम वीडियो का एक टॉपिक भी करेंगे जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। मल्टी डायमेंशंस में आपको सोचने की कोशिश करनी है किसी भी टॉपिक पे। अगर कोई जनरलाइज टॉपिक है तो उसके डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा सोचिए कि सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन। इन डायमेंशंस में जब आप चीजों को सोचना स्टार्ट कर देंगे तब डेफिनेटली आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा। वो कंटेंट आपका बॉडी में काफी हेल्पफुल होगा। तो किसी भी एस्से को लिखने के लिए क्या होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये वर्ड्स आपको मेंशन नहीं करने हैं एस्से में। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन या कोई डाटा या कोई करंट की न्यूज, बॉडी में ये सब चीजें जो डायमेंशंस, कॉजेज या जो क्वेश्चन की डिमांड है जो उसने पूछा है, एस्से की डिमांड है, जो कीवर्ड है, कीवर्ड्स, किसी भी टॉपिक को हमें कीवर्ड्स में डिवाइड कर लेना है। सर एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये आपका जनरलाइज टॉपिक आ गया। कीवर्ड्स क्या हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा कीवर्ड क्या है? इंपॉर्टेंस, तीसरा क्या है? इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, कोई रिसेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। एम्पावरमेंट क्या होते हैं? किसी को भी कैपेबल बनाना डिसीजन मेकिंग में कि अपने डिसीजन खुद से ले सके। वुमेन को एम्पावरमेंट क्या है कि वुमेन को कैपेबल बनाना कि वो अपने सेल्फ डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में हो। किन किस लेवल पे? हाउस होल्ड लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी लाइफ के वो डिसीजन ले सके, उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो, स्वामी विवेकानंद कोट से स्टार्ट कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अ बर्ड कांट फ्लाई विद ए सिंगल विंग। तो ऐसे ही जब कोई पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता तो कोई कंट्री अपनी 50% पॉपुलेशन के पोटेंशियल को यूज किए बिना कैसे ग्रो कर सकती है? आप खुद बताइए। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में, आप कोट की फॉर्म में ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस पे आपको फोकस करना है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो 50% पॉपुलेशन है वो वुमेन है और वो हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है। उस रिसोर्स को हम, अब किसी रिसोर्स की किसी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये तो फिर भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, इसके तो बहुत मल्टी डायमेंशनल यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको कैसे? सोसाइटी लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें इकोनॉमिकल लेवल पे उसके माइंड को हम यूज कर सकते हैं। एक एसेट है वो किसी भी कंट्री के लिए। एजुकेशनल डायमेंशन हम सोच सकते हैं कि अगर हम इतने कैपेबल हो, इतने एजुकेटेड हो तो कि अपने डिसीजन खुद ले सके, तो फैमिली प्लानिंग कितने अच्छे से कर सकते हैं वो। हेल्थ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। मतलब सेल्फ से सोचना स्टार्ट करो आप। फिर मतलब एक खुद से स्टार्ट करो सोचना, मतलब एक वुमेन का, फिर वो उसकी फैमिली के बेनिफिट्स, फिर सोसाइटी के बेनिफिट्स, फिर कंट्री के बेनिफिट्स, और फिर कंबाइन करोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बेनिफिशियल होगा। इवन अदर कंट्रीज हमसे सीख सकेंगी ये चीजें। तो ये सब डायमेंशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। जैसे स्टेम की अगर हम बात करें, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, तो इनमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, एजुकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंस है, हर फील्ड में वुमेन की इंपॉर्टेंस है। ये कैसे बता सकते हो कि ये बता सकते हो आप कि वुमेन की कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, वो उन्होंने प्रूव किया है। वो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कि आर्म फोर्सेस में वुमेन के एग्जांपल दे सकते हो, सीएपीएफ में दे सकते हो, साइंस में दे सकते हो, एजुकेशन फील्ड में दे सकते हो, बैंकिंग में दे सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, तो वो आप दे सकते हो। तो कैपेबिलिटी का तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। तो डाउट कहाँ है? अपॉर्चुनिटी का। हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब डायमेंशन से आप उनकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो।
फिर बता सकते हो कि गवर्नमेंट इस चीज को समझती है और इसीलिए इनिशिएटिव लेती है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स, नारी शक्ति, अदर कैंपेन्स, उज्ज्वला स्कीम कैंपेन्स में मेंशन कर सकते हो कि वुमेन अपने राइट को धीरे धीरे समझते, मी टू मूवमेंट, सी बॉक्स पोर्टल, ऐसे आप एक मेंशन कर सकते हो कि स्टेप्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंस को समझा तभी ये स्टेप्स लिए, लेकिन स्टिल चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हो। ये सब बॉडी का पार्ट है कि चैलेंजेस क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इनमें वेजेस में इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन में, स्किल्स में। क्यों है? क्योंकि डबल फैमिली बर्डन सिंड्रोम है, दोनों फैमिली का बर्डन रहता है, अर्ली एज में शादी हो जाती है, शादी के बाद डोरी जैसे है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। सजेशंस क्या दे सकते हो कि केवल गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने से कुछ नहीं होगा, सभी स्टेक होल्डर्स को स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले वुमेन को अपने राइट्स को समझना होगा, एजुकेशन अवेयरनेस फैलानी होगी उनके राइट्स के बारे में, उन्हें बताना होगा आपके ये राइट्स हैं। एनजीओ को इन्वॉल्व करना होगा, सिविल सोसाइटीज को इन्वॉल्व करना होगा, लोगों को भी समझना होगा कि जो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये खत्म करना होगा। जब नेचर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को दी है, आप यह भी स्टार्ट कर सकते हो कि नेचर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को दी है कि वो आगे जनरेशन आगे बढ़ाए या इस दुनिया को आगे बढ़ाए, इस दुनिया की ग्रोथ उनके हाथ में है। तो हु वी आर टू डाउट देयर पोटेंशियल, हम कौन होते हैं? तो पोटेंशियल का तो डाउट ही नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि इन सब स्टेप्स लेने से वुमेन के एम्पावरमेंट से नेशनल जो बेनिफिट्स होंगे इंडिया के, वो थोड़ा मेंशन करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये समराइज था कि एक ऐसे को आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी ऐसे कोई सी थॉट प्रोसेस पे आपको सोचना है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे किसी और टॉपिक्स के, सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स आपको, नेगेटिव है, पहले बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक टॉपिक्स क्या होगा? इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, ये चीजें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर कॉजेज क्या है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ठीक कैसे किया जा सकता है, और कंक्लूजन। तो जब आप इस थॉट प्रोसेस पे सीखना स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आपको पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली एसे और आर्ग्यूमेंट में। इनमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट का क्या है? आर्ग्यूमेंट और एसे एक जैसा सा ही है, बस उसमें फॉर एंड अगेंस्ट है, वो तो और इजी है। पॉइंट्स मेंशन, कुछ लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, दोनों में सिर्फ साइकोलॉजी का डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि अंडरलाइन करना है आपको। ये सब बाद की बातें हैं, अभी एग्जाम इतना पास नहीं है कि हर एक बारीकी पे बात की जाए। अभी इनिशियल प्रोसेस पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी और सीरीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आज इस टॉपिक रिलेटेड ये पहली वीडियो है, तो इसमें केवल इनिशियल स्टेज पे ही बात करेंगे। स्टार्टिंग जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे इन्फ्लेशन, बेसिक टॉपिक्स, उनसे लिखना स्टार्ट कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, देख के भी लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ तक देख के भी लिख सकते हैं। फिर जो वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में इनकलकेट हो जाएंगे। जब वो वर्ड्स इनकलकेट हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो दूसरे हिस्से में आप उन वर्ड्स को यूज कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो एक आपको लिखने में काफी हेल्पफुल होगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स का रहता है वो हाथ ही नहीं चलता है। अगर आपका हाथ चल रहा है तो आप एक स्टेप आगे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से, ये बात ध्यान रखना। फिर रिपोर्ट का के लिए आपको क्या है कि कोई भी इंसिडेंट अगर हो जा रहा है, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहती है रिपोर्ट, इंसिडेंट कुछ भी हो जा रहा है तो वो आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कि आपको ऐसे बताना है कि जैसे आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो आप, और पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट लिखनी है। मतलब आप एक रिपोर्टर हो और वो आपको पब्लिश करनी है, तो पास्ट टेंस में वो इंसिडेंट हो चुका, तो फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करना है। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, इनकी वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट लिखनी है। इन चीजों को प्रीसेज में फॉर्मेट होता है, प्रीसेज में प्रीसेज पढ़ो, 1/3 लिखो उसका, बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स पे ही प्रैक्टिस करनी है।
एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए। अगर अ फार्मर है तो एक में ही नहीं लिख देना ये अ फार्मर, ऐसे अलग अलग में लिखना है, एक बॉक्स में ये, एक बॉक्स में ये। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्रक्स उसका लिख देना है वो। और जो वर्ड्स जो आपको क्या है कि अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो जहां खत्म हो रहा है ना, वो आपके जितने बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं वो फुलफिल होना चाहिए, ना तो ज्यादा बचने चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि आप क्रक्स दे नहीं पाए और आपके बॉक्सेस खत्म हो गए। कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप अब चेक कर सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है। रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और 50 जो मेजर रूल्स हैं वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये पेपर 2 के बारे में एक ब्रीफ था। फर्दर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, इसकी 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑनलाइन बैचेस भी हैं, उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्स लेते हैं नहीं लेते, इट्स अप टू यू। ये आपकी अफोर्डिंग कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, आप बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि कुछ लोग कितना सीरियस हैं किस एग्जाम को लेके, कि 1 साल में होगा चलेगा, 2 साल में होगा तो चलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए पेपर 2 के, चाहे आप कहीं से भी लगाए, टेस्ट आपको नहीं लगाया आपने, और वो टेस्ट जो है वो CAPF UPSC लेवल के ही होने चाहिए, मतलब उनका रिलेवेंस वो CAPF से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है रैंडमली किसी भी लोकल जगह से लगा लिए। अगर आपने ऐसे नहीं किया ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये एग्जाम करना, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ना वो आपको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप कहाँ ये चीज लिखनी सही रहेगी या नहीं रहेगी। जब आपकी चेक होता है वो इवेलुएट होता है। दूसरा ये कि टेस्ट ही है जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है, जो मेन खेल है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन इतने ज्यादा हैं कि खुद से सारे टेस्ट लगा सकते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको जरूर इनरोल करना चाहिए हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं या कोई और टेस्ट सीरीज जो भी आपको सुटेबल लगे, जो इट्स अप टू यू। हमारा मैं अब हम इतना बता सकता हूं कि एक जो हमारे पेपर 2 के टॉपिक्स हैं, AVKS के जो पेपर 2 के बुक आती है उसमें से डायरेक्ट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में मिले हैं। ओपन चैलेंज है, अगर कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, उसमें से डायरेक्ट वीडियोस भी बनाई है हमने इस पे, और हमारी एकेडमी भी है दिल्ली में, हैदराबाद में भी, आके चेक कर सकते हैं। हम ऑफलाइन रिकॉर्ड है उसको शो कर सकते हैं वो हमारे पास पूरा कि ये टॉपिक ई बुक में आया और ये बुक पेपर होने से पहले पब्लिश हुई थी, तो स्टूडेंट के पास है। ऐसा नहीं है कि पेपर होने के बाद उसमें वो टॉपिक डाल दिया गया है। पेज नंबर तक हम बता सकते हैं इस पेज से ये टॉपिक आया था, टेस्ट से टॉपिक्स आए थे। सबसे मेन बात इवैल्यूएशन की होती है। इवैल्यूएशन सीनियर फैकल्टीज रहती हैं, कुछ 1-2 पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने CAPF एग्जाम क्रैक किया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है किसी रीजन से, तो वो सब हमारी इवैल्यूएशन टीम में रहती है। तो हम यहाँ की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो कहीं भी और मिलना काफी मुश्किल है। तो ये डिसीजन आपका होगा कि आप कहाँ से करते हैं, लेकिन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, यहीं तक। फर्दर जो भी डाउट हो, पेपर 2 से रिलेटेड भी डाउट आ रहा है, फील फ्री टू कॉल। आपको नंबर है, कॉल करने का कोई पैसा नहीं है। व्हाट्सएप पे कोई डाउट है भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो अगर कोई डाउट आ रहा है ना तो वो क्लियर कर सकते हैं, उस चीज का कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो वो तो हम ये बार बार बोल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म CAPF और CAPF एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है। आपको जो भी हेल्प चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद।